बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहजादा वही नाज़िर है। अपने प्रोग्राम में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और दीगर खेलों पर बात करते हैं और इसके साथ कोशिश करते हैं जो खेल ग्रास रूट लेवल पर खेले जाएं उसको अपने प्रोग्राम में डिस्कस करें। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले से अगर बात कर ले तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम आज बाकायदा तौर पर श्रीलंका रवाना हो गई, जहाँ अफगानिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान ने 3 वनडे मैचेस खेलने हैं। उसके साथ साथ अगर हम देखें तो 3 दिनों तो यहाँ पर प्रैक्टिस सेशन लाहौर में किया गया और जहाँ पर भरपूर तौर पर खिलाड़ियों ने प्रैक्टिस की। दूसरी तरफ अगर बात करें ख़वातीन क्रिकेटर्स के हवाले से तो ख़वातीन क्रिकेटर्स के लिए खुशखबरी ये आ गई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से कि 74 नौजवान प्लेयर्स को बाकायदा तौर पर सेंटर कॉन्टेक्ट दे दिया गया है। और जहां पर इस पे ख़ास चीज़ ये है कि अंडर 19 से लेकर अगर हम बात करें पाकिस्तान सीनियर टीम की तो 12 सीनियर टीम के खिलाड़ियों को ज़रूर दिया गया, लेकिन ज़्यादातर हमने देखा कि इसमें जो अंडर 19 जो टीम थी पाकिस्तान ख़वातीन की, उन खिलाड़ियों को भरपूर तौर पर सेंटर कॉन्टेक्ट दिया गया और ये एक अच्छा फैसला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से नजर आता हुआ दिखाई दिया। दूसरी तरफ कल से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से जो कोचेस के कोर्सेस शुरू हो रहे हैं लाहौर में, जहां पर हम देखेंगे कि 6 इंटरनेशनल खिलाड़ी जो पाकिस्तान के वो भी इसमें बाकायदा तौर पर कोचिंग के कोर्स में हिस्सा लेते हुए दिखाई देंगे। सारे सूरत-ए-हाल पे बात करेंगे, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के हवाले से भी बात करेंगे। बाकायदा तौर पर आज नोटिफिकेशन वज़ीर आज़म की जानिब से जो अरसाल किया गया था उसके मुताबिक पाकिस्तान के स्पोर्ट्स बोर्ड ने जो है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को तहलील कर दिया। जो नई मैनेजमेंट कमेटी थी बाकायदा तौर पर काम कर रही थी उसे तहलील कर दिया गया। इस पर भी बात करेंगे और सारे सूरत-ए-हाल पे भी बात करेंगे। खेलों के हवाले से हमारे साथ मौजूद है जावेद इकबाल भट्टी साहब जो स्पोर्ट्स एनालिस्ट है, वो हमारे साथ यहाँ मौजूद है स्टूडियो पे। सबसे पहले तो जावेद साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका स्टूडियो आने का। क्या कहेंगे, पाकिस्तान क्रिकेट टीम आज रवाना हो गई श्रीलंका के लिए, जहाँ पर 3 वनडे इंटरनेशनल मैच जो है हमने बाकायदा तौर पर अफगानिस्तान के खिलाफ खेले हैं। पाकिस्तान के 2 से 3 खिलाड़ी इस टीम के अंदर नए और बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव अगर देखें तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने लिया कि इस दौरे के सऊद शकील को इंतखाब किया। अगर सऊद शकील इसमें परफॉर्म करते हैं फिर एशिया कप के लिए शायद उनका नाम आ जाए। फिर एक बड़ा टूर्नामेंट पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप है, जहां पर पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान होना है। बहुत सी चीज़ें हैं, इस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले टीम की रवानगी के हवाले से क्या कहेंगे और फिर बाकायदा तौर पर जो सीनियर खिलाड़ी इस टीम के अंदर शामिल है, क्या उन्हें मुतअद्दिद मौक़ों पर जो है भरपूर तौर पर पाकिस्तानी टीम की जो मैचेज़ हैं 3 उनमें मौका फराहम किया जाए वक्तन व फरवक्तन। बहुत शुक्रिया मोइन भाई। जैसे आपने बात की पाकिस्तान टीम की, तो समझो अभी हमारी जो टीम है आज माशाल्लाह जो है 12 बजे रवाना हो गई है श्रीलंका के लिए। और हमारे 3 से 4 जो सीनियर प्लेयर है वो तो वहीं श्रीलंका में टीम को ज्वाइन करेंगे। और जिस तरीके से 3 दिन का जो कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में कैंप लगाया गया है उसके बहुत दूरदराज नताइज निकलेंगे, क्योंकि जिस तरीके से वहाँ का मौसम था, कभी बारिश, कभी हब्स, कभी गर्मी, उसमें लड़कों ने भरपूर मेहनत की है। और ख़ासकर हमारे फास्ट बॉलर वसीम ने बहुत ही ज़्यादा अच्छी बॉलिंग की है वहाँ मकसद ट्रेनिंग के दौरान। और आपको पता है 23 को सारा स्टाफ भी वहीं पहुँच गया था। ब्रैड बर्डन की क़यादत जो है, ज़ेर क़यादत इन्होंने ट्रेनिंग की है और नए लड़कों के लिए बहुत अच्छा मौका है। और अब जो ये टीम जो श्रीलंका पहुँचेगी, वहाँ जो 3 मैचेज़ हैं आपके अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ 22, 24 और 26 को, उसमें जो हमारी टीम का कम्बिनेशन बनना है वो बन जाएगा और नज़र आएगा। और मुझे इस दफ़ा लग रहा है कि आपको प्लेइंग 11 सिलेक्शन जो करनी है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा जो है ना केयरफुल होना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास एक से बढ़कर एक बैटर है, एक से बढ़कर एक बॉलर है, चाहे वो स्पिनर हो चाहे फास्ट बॉलर हो। तो हतमी 11 जो है वो चूज़ करना, वो मैं समझ रहा हूँ कि बहुत ही मुश्किल है। ज़ाहिर स्टाफ के और जो कोचिंग स्टाफ है या कप्तान है उनके जहन में तो होगा कि ये टीम रखे, लेकिन ये कि हमें भी तजस्सुस हो रहा है कि वो कौन से 11 प्लेयर होंगे जो खेलेंगे। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए बाबर आजम को बहुत ज़बरदस्त टीम मिल जाएगी। और फिर ये जो सऊद शकील जो है ऐड हुए इसमें, और हम तो ये चाह रहे हैं सऊद शकील एशिया कप का भी हिस्सा होते, वर्ल्ड कप का भी हिस्सा होते। लेकिन आज ये जो 3 मैचेस हैं ये सऊद शकील ने अगर इसमें 1-2 अच्छी इनिंग्स खेल दी, क्योंकि हमेशा से हमारे मिडल में जो इस्तेहकाम नहीं रहा है, तो सऊद शकील को चाहिए कि उस खुला को पूरा करे। और एक चीज़ और मोइन भाई आपने देखी होगी, जो हमारी टीम में वो किसी समझ में नहीं आ रही, लेकिन मुझे मेरा अपना तज्जिया है अब पाकिस्तान टीम उस टाइम से निकल गई है
जो जीतते जीतते एकदम हार जाती थी और हारते हारते मैचेस जीत जाती थी, जिस पे बंदा कोई पेशेंट, कोई पाकिस्तान वाली टीम थी जिस पे कोई बंदा पेशेंट कोई नहीं करता था कि यार इसका कोई पता नहीं, हारते हारे जीत जाती और जीतते हारते। अब ये जो सारी चीज़ें, इनको पाकिस्तान टीम ने बिल्कुल अपने आप से ये लेवल उतार दिया है। और माशाल्लाह जिस तरीके से अब ग्रुप बन गया प्लेयर्स का, बहुत अच्छे प्लेयर्स आ रहे हैं, डग आउट से आ रहे हैं, डोमेस्टिक से आ रहे हैं, और मुख्तलिफ लीग्स में देखें, जितनी भी दुनिया में लीग्स हो रही वहाँ हमारे प्लेयर्स जितने भी हैं वो सब परफॉर्म कर रहे हैं और उनका नाम चल रहा है। तो इसी को सामने रखते हुए और मैं ये समझ रहा हूँ कि इनके पास बहुत ही अच्छा मौका है कि अफगानिस्तान के खिलाफ ना सिर्फ सीरीज़ जीतें बल्कि क्लीन स्वीप करके और नंबर 1 पर आने की कोशिश करें। और अगर आप नंबर 1 आ जाएंगे और नंबर 1 के साथ अगर आप वर्ल्ड कप में जाएंगे तो आपका जो एतमाद में और इजाफा होगा, और पूरे टूर्नामेंट में जो टीमें आई होंगी उनको जब आप नंबर 1 जाएंगे तो उन्हें भी पता है कि पाकिस्तान इस दफ़ा नंबर 1 की हैसियत से वर्ल्ड कप में शिरकत करता है। और पूल में आपको पता है कि जो पहला मैच है वो भी हमारा इंडिया से, इंडिया के वैसे ही हाथ पांव फूले हुए हैं कि पाकिस्तान से पहला मैच है। उनका पूरा स्टाफ तो क्या कप्तान तक परेशान है कि पहला मैच पाकिस्तान के साथ है, पहला मैच पाकिस्तान के साथ है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जो नौजवान खिलाड़ियों को बाकायदा तौर पर हमने देखा है कि ख़वातीन प्लेयर्स को सेंटर कॉन्टैक्ट दिया गया 74 प्लेयर्स को। क्या समझते हैं, ख़वातीन प्लेयर्स में जो एक खुशी की लहर दौड़ गई है पाकिस्तान की क्रिकेट बोर्ड की जानिब से, पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि ख़वातीन प्लेयर्स को सेंटर कॉन्टैक्ट दिए गए। मोइन भाई यकीन जाने इतनी खुशी की बात है, ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि 74 वुमेंस क्रिकेट को जो है कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। माली आसूदगी जो है ना, उनकी जो मुश्किलात हैं वो उससे बाहर आएंगी, अपने गेम पर तवज्जो देंगी। और मैं थैंक्स करूँगा ज़का अशरफ साहब का और स्टाफ का, जिन्होंने वुमेंस क्रिकेट की तरफ भी अपनी नज़र घुमाई, इनके भी मसाइल को समझा। और मुझे लग रहा है कि ज़का अशरफ साहब आगे चल के वुमेंस क्रिकेट के जो मुआवजे हैं उनको भी डबल करने वाले। जिस तरीके से अभी हमारे ज़राए बता रहे हैं, हमारे जो प्लेयर्स हैं, मकसद मैच जो टीम है उन प्लेयर्स के जो मुआवजे थे वो डबल कर दिए गए। इसी तरह मैं चाहूँगा जिस तरीके से ये कदम उठाया है ज़का अशरफ साहब ने और उनके स्टाफ ने कि 74 बच्चियों को जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया है और इनके जो घर चलाने का जो बंदोबस्त है ना वो भी, जिस तरीके से आपको पता है जो बच्चियां अपने भाई के साथ जा रही हैं ट्रेनिंग पे, वालिद के साथ जा रही हैं, बसों में जा रही हैं, कम अज़ कम अब उन्हें ये तो होगा कि हमें जो है अपने ये माली जो मसाइल हैं उस पर काबू पा लेंगे। अगर एक वालिद है तो वो बेचारा उससे बच्ची को भी शेयर कर रहा है, उसे लेकर जाना, छोड़ना, लाना, इन सारी चीज़ों में कम अज़ कम ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है। ये बहुत ही ज़बरदस्त इकदाम है पीसीबी का और इन बच्चियों को जो इसका फ़ायदा पहुंचेगा। और अब ये फोकस करेंगे क्रिकेट के ऊपर। अब देखिएगा मोइन भाई कि अब जो ये बच्चियां हैं आपको ये रिजल्ट देना शुरू कर देंगी जब उन्हें पता है कि अब जो हमें पीछे खाने कमाने का कोई प्रॉब्लम नहीं रहा है, पैसे मिलेंगे। जब पैसे मिलेंगे तो आपको और सारी चीज़ें नहीं करनी है, आपको सिर्फ क्रिकेट पे फोकस करना है, क्रिकेट पे तवज्जो देंगे। और बहुत जल्द देखिएगा कि नया खून विमेंस क्रिकेट का जो है हमारी नेशनल टीम में आपको नजर आएगा। अच्छा, नेशनल टीम की बात हो रही है, अगर हम बात करें इस टीम की जो अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज़ में, ही काफ़ी बातें सऊद शकील के हवाले से आप भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, मीडिया भी करता हुआ नज़र आ रहा है कि एशिया कप में उनका नाम क्यों नहीं शामिल किया गया। लेकिन ऐसा लगता है कि अगर वो अच्छा परफॉर्म करते तो यकीन एशिया कप कहाँ बल्कि वर्ल्ड कप में भी वो टीम का स्क्वाड का हिस्सा होते हुए नज़र आएंगे। अगर हम बात कर ले नौजवान खिलाड़ियों की तो हमने इसमें एक देखा ताहिर तैयब का इजाफा किया है, तैयब ताहिर का इजाफा किया गया। क्या समझते हैं कि इस टीम के अंदर तैयब ताहिर को कुछ मौके ज़रूर 1-2 वनडे उन्हें मौका फराहम किया जाए ताकि मुस्तकबिल पाकिस्तान का देखा जाए? क्योंकि अगर हम देखें तो फिर 2 बड़े टूर्स के एशिया कप वर्ल्ड कप के लिए अगर इस बैटर को तैयार करना है तो ये एक बेहतरीन मौका है। जी मोइन भाई बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जैसे सऊद शकील का है, सऊद शकील का नाम तो एशिया कप में होना चाहिए था अब तो, लेकिन यह है कि इन्होंने सिर्फ अफगानिस्तान के खिलाफ उनका नाम है। इसी तरह तैयब ताहिर है, मुझे ये लग रहा है ये दोनों परफॉर्म करेंगे और इन्होंने एशिया कप में जाना है। आपको पता है मिडल में जो जब आपको पता है अभी जो एशिया कप, जूनियर एशिया कप हुआ है, इमर्जिंग ट्रॉफी, जो आपने देखा कि तैयब ताहिर ने मकसद मिडल ओवर्स में आकर 28-29 ओवर थे, वहां आकर वहां से जब उसने इनिंग्स को दोबारा डेवलप कर दिया है पाकिस्तान की टीम को, तो इसलिए पाकिस्तान 350 रन बनाने में कामयाब हुआ और इसी इनिंग्स की बदौलत जो है पाकिस्तान वो कप जीत गया, फाइनल जीत गया।
तो मैं यही चाहूंगा जिस तरीके से सऊद शकील है, आपको पता है कि सऊद शकील की टेक्निक बहुत जबरदस्त है, और 50 ओवर में आपको एक आधा ऐसा बैट्समैन चाहिए जो विकेट पर स्टे कर सके। ये T20 का गेम नहीं है, ये वनडे गेम है, इसको आप जो है ना 1 या 2 ऐसे प्लेयर होने चाहिए। और जिस तरीके तैयब ताहिर की बात की, तो तैयब ताहिर आपको पता उसके पास सारे स्ट्रोक उस लड़के के पास, उस लड़के ने इंडिया के खिलाफ जो है शो कर दिया अपने आप को, इंडिया की जूनियर टीम के खिलाफ, ए टीम के खिलाफ उसने अपने आप को शो कर दिया कि वो सारे स्ट्रोक खेलना जानता है। तो मकसद असल मसला वही आ रहा है प्लेइंग 11 का। अब प्लेइंग 11 में अब 11 में देखें अगर तैयब ताहिर है या सऊद शकील है, और जिस तरीके से नजर आ रहा है सऊद शकील तो होगा, लेकिन तैयब ताहिर पे थोड़ा सा सवाल है। आपको पता है हमारी बैटिंग लाइन वैसे ही बहुत लंबी चल रही है, रिजवान भी आ जाएंगे, तो इस वजह से तैयब ताहिर का तो नजर नहीं आ रहा, लेकिन हो सकता है इनको अगर आगे के लिए सोचना चाहिए तो इन दोनों को टीम में शामिल किया जाना चाहिए, और ये आपको रिजल्ट देंगे और आपको आगे एशिया कप के लिए और वर्ल्ड कप के लिए आसानी हो जाएगी, आपको चॉइस के लिए आसानी हो जाएगी। हमने शुरू में जब इंट्रो दे रहा था तो उस वक्त पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के हवाले से भी बात की थी कि बाकायदा तौर पर उसे जो मौजूदा हॉकी फेडरेशन है उसे तहलील कर दिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म प्राइम मिनिस्टर की जानिब से जो बाकायदा तौर पर पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड ने यह इक़दाम उठाते हुए जो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को तहलील कर दिया। इसी हवाले से बात करेंगे अपने शो के अंदर, और हमें मोहम्मद आसिफ साहब ने ज्वाइन कर लिया है, सेक्रेटरी है मलिक हॉकी हैदराबाद के, इनसे भी बात करेंगे। आसिफ भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका विनर्स स्पोर्ट्स में टाइम देने का। ये क्या कुछ होता रहा, क्योंकि हमने देखा कि बहुत जल्दी शायद हॉकी फेडरेशन तहलील होगी, क्या वजूहात बनी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो शहजादा मोइन भाई, मुझे नहीं पता कि आपके टेलीविजन के प्रोग्राम में कौन कौन लोग बैठे हैं। सर जावेद इकबाल भट्टी साहब हमारे साथ सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट है, वो बैठे हुए हमारे शो पे। जावेद भाई अस्सलाम वालेकुम। सर आपको भी विनर्स टीवी के हवाले से कि विनर्स टीवी ने हॉकी का मुकदमा पाकिस्तान में जिस जोशो खरोश से और न सिर्फ लड़ा बल्कि डोमेस्टिक लेवल पे बच्चों की आवाज जो है वो दुनिया के, तो ये सर आप लोगों का बहुत बहुत एहसान है हॉकी पे और हॉकी वालों पर, क्योंकि टीवी चैनल है मैं जिसको देख रहा हूँ कि जो मुसलसल हॉकी पे प्रोग्राम कर रहा है, और न सिर्फ प्रोग्राम कर रहा है बल्कि मोइन साहब आपने तो वो कारनामा अंजाम दे दिया जो हॉकी के जो लोग नहीं कर सके। आपकी आवाज ने के अंदर जादू मचाया और लोगों के हवालों में पहुंची कि नहीं हॉकी में कुछ हो रहा है। तो आज इसका ये समर है कि हॉकी जो है वो आजाद है। जी सर, अब आप मुझे बताएं, मैं आपकी सर आपने तो हमें कुछ मौका ही नहीं दिया कुछ बोलने के, ऐसे अल्फाज आप अदा करके चले गए। हमारा काम है लोगों को हकाइक से आगाह करना आसिफ साहब है, और जो हकाइक हमारे सामने आ रहे थे, जो जिन खिलाड़ियों के साथ जाती होती ये प्लेटफॉर्म यकीनन उनके खिलाफ आवाज़ उठाता रहेगा, और जिन प्लेयर्स पे हमने देखा कि बहुत से प्लेयर्स के साथ जाती हुई अपने अपने शो पर यहाँ पर बैठा कर बाकायदा उनसे व्यूज़ दिए उनकी जातियों के खिलाफ, और बाकायदा तौर पर उस पर एक्शन भी होता हुआ नजर आया। दूसरी तरफ बात हो रही थी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के हवाले से, आसिफ साहब तहलील कर दी गई है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन, क्या कहेंगे इस पे? सर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन तो बहुत पहले तहलील होना चाहिए थी, लेकिन क्योंकि कुछ मामला ऐसे थे कि जिसकी वजह से ये हो नहीं रही थी, और आज ये देख लें कि आज के दिन 17 अगस्त को 2023 की तहलील हो गई है। ना सिर्फ तहलील हो गई है बल्कि इसके ऊपर लगाए हुए सारे एलिगेशन भी साबित हो। मैंने आपके पहले प्रोग्राम में भी बहुत दफा अर्ज किया था कि पाकिस्तान हॉकी टीम की जो ट्रेनिंग हो रही है अपना चैंपियन ट्रॉफी के लिए वो किस तरह की है, सारी चीजें मैं उसके अंदर बता के गया था कि हमारे प्लेयर क्या कर रहे हैं, लेकिन कोई इस बात को समझने को तैयार नहीं था। तो इन्होंने जो हॉकी का बेड़ा गर्क किया, एक साल में जो हॉकी अपना तबाही की दाने की तरफ चली गई, तो इसका समर तो हमने देख लिया आज कि आज मैं ही नहीं पूरा पाकिस्तान ओलंपियन सारे बोल रहे हैं कि पाकिस्तान हॉकी जो है वो जो है ना तबाही के दाने की तरफ चली गई है। तो ये बात हम पहले कर लेते तो अच्छी बात होती, लेकिन आसिफ भाई आपकी मैं बात काट रहा हूँ, जो स्कॉटनी के मामलात थे वो भी हमने देखे कि अब या आप समझते हैं कि जो स्कॉटनी हुई थी वो सही नहीं थी, और फिर आप बाकायदा तौर पर सबसे ज्यादा फोकस जो बाकायदा तौर पर ख्वाजा जुनैद साहब भी कह रहे हैं कि स्कॉटनी का अमल दोबारा किया जाएगा, क्या वजह है कि दोबारा स्कॉटनी की तरफ हम जा रहे हैं? सर बात यह है कि हमें दोबारा स्क्रूटनी की तरफ जाना पड़ेगा। पाकिस्तान में जो स्क्रूटनी की गई थी वो ज्वाली और बोगस थी। इस्लामाबाद के अंदर रात के 9-10 बजे जो बस अड्डे पे
हैदराबाद के अंदर बरसात के अंदर, और न जाने कौन कौन सी इसकी सही मेरे को एविडेंस भी नहीं पता कि पूरा पाकिस्तान ही चढ़ा पाए तो जाजे कि जाली स्क्रूटनी, जाली लोग, और फिर अपना जो है ना वो सिंध के इलाके के अंदर जब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने यानी सिंध गवर्नमेंट ने ये चीज अपना लगा रखी थी कि सिंध के अंदर इमरजेंसी नाफिज है या खाने को गल्ला नहीं है, लोग भूख से मर रहे हैं, और यहाँ पर स्क्रूटनी कराने के लिए टीमें तश्कील की थी। और आज वो जो हॉकी करता करता बने हुए वो लोग जो अपना कोई इंपायरिंग पैनल में कोई कहीं है वो स्क्रूटनी के मेंबर थे, उनको शर्म आना चाहिए कि 2 नंबर तरीके से एक जाली तरीके से एक जाली जो है ना अपना PHF को जो है ना वो बिठा के चले गए, और ना सिर्फ बिठा के चले गए, उस PHF के जाली होने की वजह से आज पाकिस्तान जो है 12 से 4 गोल से आ रहा है। हमें शिकस्त हुई, हम कभी चैंपियन ट्रॉफी के एशियन चैंपियन ट्रॉफी के कभी भी जो है ना वो सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर नहीं हो। आज हम 5वें नंबर के ऊपर जो मैच खेले, तो ये वो हकायक है, वो लोगों की बददुआएं जो इनको पड़ी है, और ना सिर्फ पड़ी है बल्कि ये बाहर हो गए। अच्छा लेकिन आसिफ साहब आप बद्दुआओं की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर देखें तो जो हैदर हुसैन साहब है वो काफ़ी मेहनत करते थे टीम के साथ, बड़े दावे भी करते हुए नज़र आए हैदर हुसैन साहब माजी में, और जिस तरह उन्होंने परफॉर्म भी किया अगर ग्राउंड के अंदर देखें तो बाकायदा तौर पर बैक सपोर्ट बड़ी नज़र आई। पाकिस्तान टीम को जाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता था, हैदर हुसैन पेश नज़र आते थे, और बाकायदा तौर पर स्पॉन्सरशिप भी लेकर आए और टीम को रवाना भी उन्होंने किया। यहां पर तो उन्होंने काम अच्छा करते दिखाई दिए हैदर हुसैन साहब। सर बात ये है कि मैं भी जो है किसी कॉलेज के अंदर DP का काम करूं या DP को साथ जोड़ लूं, तो अपना जो है ना हैदराबाद के ग्राउंड के अंदर जो है ना वो 100, 150, 500 बच्चा ना खड़ा कर सकता हूं। तो किस काम का बच्चा मैंने यहाँ पर लाके कोई उनसे कोई पाकिस्तान का झंडा थोड़ी लहराना है कि आप यहाँ पर आओ बेटा के खेलने वाला प्लेयर कितना है, कराची में कितना प्लेयर है ये बताएं, खेलने वाला कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है कराची में, कौन कौन ऑफिशियल है, प्लेयर कितना है, कितने, जब हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है वो 5 क्लब होना जरूरी है, तो इसका मतलब है कितना बच्चा 420 बच्चा बनेगा। तो मैं आपसे मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ कि 420 बच्चे के अंदर जो है वो अपना जो ये हॉकी करा रहे हैं वो बच्चा है किधर, स्पॉन्सर लाना कोई बड़ी बात नहीं है। वो जो मणिपुर वाले कौन थे, वो जो अपना मेरा ख्याल है वो अब कोई आर्मी से ताल्लुक था जिन लोगों का, ये तो सारे पैसे उन्होंने लिए हैं, उन्होंने हैदराबाद टीम को भेजा है, तो ये हट जाएंगे तो कोई और अपना मौका देगा, तो वो जो है स्पॉन्सर कर देगा। पाकिस्तान हॉकी के लिए तो हमेशा मुश्किलात हुई है, चाहे वो 1940 अपना 8 हो जिसके अंदर पाकिस्तान को टीम को जाने के लिए सर अपना पैसे नहीं थे, अब्दुल रब नश्तर जो थे उन्होंने अपना चंदा जमा करके कायदे प्रमुख कहा था कि ये टीम को भेजें, तो जब भी टीम गई थी तो अब भी चली जाएगी, ये कोई बड़ी बात नहीं है कि पैसा जमा करके भेजना। तो आप भेज किस क्यों रहे, आप दोनों को भेज लें या अपना जो आपके कॉलिशन में जिन्होंने कभी हॉकी नहीं खेली आपके लिए लिखते थे तो आपने उनको जो है वो बना दिया, अपना कभी फिजियो बना दिया, कभी आपने एनालाइज बना, पता नहीं क्या क्या बना के भेज रहे हैं। आसिफ साहब इसी टीम ने जो जूनियर टीम है इसने क्वालिफाई किया वर्ल्ड कप के लिए, अजलान जहाँ हॉकी टूर्नामेंट में पाकिस्तान ने सिल्वर मेडल हासिल किया, ये इन्हीं की काविशें तो हैं। जी 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 बिल्कुल इन्हीं की कोशिश है, और इन बच्चों ने बड़ा खेला, अच्छा खेला। लेकिन मैं सिर्फ एक चीज आपके प्लेटफॉर्म से कहता हूँ, यही बच्चे तो 8 प्लेयर अभी एशियन चैंपियनशिप में गए थे, तो ये हमारा जो है वो अपना कह रहे हैं कि हमारी जो भरम की कलई खुल गई, तो उधर क्यों नहीं परफॉर्म कर सके, ये बताइए। यही आज लड़के कहते हैं मुसलसल। अच्छा आसिफ साहब आपने मेरे ही प्रोग्राम में पिछले दिनों ये कहा था कि पाकिस्तान की टीम जो है बाकायदा तौर पर काफी अरसा लगेगा स्टेबल करने में, और क्या आप समझ रहे हैं कि वो वक्त कब आएगा कि पाकिस्तान फिर एक दफा विक्ट्री स्टैंड पे खड़ा होता हुआ नजर आए हॉकी में? सर मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान जब हमारा स्टैंड पे खड़ा होगा, जब हमारा डोमेस्टिक का स्टैंड वो सही होगा, हमारे कोचिंग सही होंगे, हम लोग खुद सही होंगे, हम अकरा बरबरी और ये जो बंदरबाद का सिस्टम हमने बना रखा है इसको खत्म करेंगे, मेरिट को ऑन रखेंगे और मेरिट के ऊपर टीमें बनाएंगे। अब वो बलोचिस्तान का बच्चा गोलकीपर, मैं नाम भूल गया, बिलाल है, उसको कितना अच्छा गोलकीपर, उसको अहमदाबाद काट देते हैं आप लोग। अभी पाकिस्तान की जो गोलकीपर ने वहां पर गोल कराया, अब्बास अच्छा गोलकीपर था, अब्बास अच्छा गोलकीपर था जी, अब्बास भी था, लेकिन मैं बलोचिस्तान वाले को मेरा ज्यादा अनुरोध कर रहा था कि मेरी नजर में होता, आपकी नजर में अच्छा हो सकता है, वो भी अच्छा गोलकीपर है, लेकिन काम लिया आपने
जब आप मेरिट का कदम पाकिस्तान में करेंगे तो पाकिस्तान आगे कैसे सही होगी? कौन सही करेगा? कोई ओलंपियन तो सही करेगा नहीं, या मेरा ख्याल है कोई ध्यान देना आएगा वो सही करने के लिए? नहीं सर, इसको हमें सही करनी है, हमें मेरिट के ऊपर काम करना पड़ेंगे। मेरिट पे जब तक हम काम नहीं अच्छा आसिफ साहब, अब जो लोग आएंगे क्या समझते हैं कि बाकायदा तौर पर वो क्लब की स्क्रूटनी जो होगी वो शफाफ तरीके से होती हुई नजर आएगी आपको, जो लोग भी अब इस सीट पर बैठे? सर बात ये है कि अब जो भी लोग आएंगे और लाठी स्क्रूटनी होगी, स्क्रूटनी का अमल होगा। मेरी नजर के अंदर तो स्क्रूटनी का अमल होना नहीं चाहिए, वो इसलिए कि जो आपने स्क्रूटनी कर ली, जिस इलाके में जो जो क्लब आए थे, आप दोबारा उनको ऑन बोर्ड लें और उन्हीं की जो है अपना स्क्रूटनी कराएं, और जिसको लेके आना चाहे हॉकी की बैटिंग जाए, फिर स्क्रूटनी का अमल, फिर लोग, फिर वही प्रॉब्लम, फिर वो 3 महीने, फिर वो झगड़े, फिर वो नहीं। जो आपने काम कर लिया लेकिन उसमें चीज इंक्लूड कर लें, जहां जहां पर इंटर क्लब हुए थे जो कि अपना आर्मी ने कराए थे, उन तमाम क्लब को ऑन बोर्ड ले और उनके साथ जो भी अपना लोग स्क्रूटनी में खड़े हुए थे उनको भी ऑन बोर्ड ले और फिर इलेक्शन करा दें। फिर छन के जो है ना आपके पास जो है ना लोग सामने आएंगे। इसी तरह अगर आप स्क्रूटनी के अमल में लगे रहे तो फिर तो मेरा ख्याल है अपना शराना भाई, पाकिस्तान आगे जो है ना अभी वर्ल्ड कप खेलने जा रही है, हम बहुत पीछे चले जाएंगे। अच्छा, बहुत पीछे चलेंगे। अल्लाह ना करे कि हम पीछे जाएं हॉकी में और एक दफ़ा फिर हम अपना मुकाम हॉकी में हासिल करते हुए नज़र आए। आसिफ साहब, पिछले दिनों अगर मुझसे आपकी बात हो रही थी, आपने ग्राउंड्स के हवाले से भी काफ़ी बातें की थी। हैदराबाद में ऑस्ट्रोटर्फ मौजूद ज़रूर है, क्या खिलाड़ियों को वहाँ भरपूर तौर पर मौके मैसर आ रहे हैं ऑस्ट्रोटर्फ पर खेलने के, हॉकी के प्लेयर्स को? सर मैं अल्हम्दुलिल्लाह जैसे ही आज डी नोटिफाई हुई है और अपना फारिग हुई है तो मैं ग्राउंड पे खड़ा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरे बच्चे भी जो है ग्राउंड पे खेलते हुए नजर आ रहे हैं मुझे। तो मैं अपने बच्चों को कहा कि अब सब कुछ खत्म हो गया, किसी के हाथ में कुछ भी नहीं है, आप ग्राउंड की राह लो, ग्राउंड पे आओ। आज बच्चे ग्राउंड में माशाल्लाह हॉकी हो रही है और आज शायद थोड़े कल ज्यादा होंगे, बढ़ते जाएंगे, लेकिन अभी भी एक इश्यू है कि हमारा हैदराबाद के ग्राउंड जो है मॉर्निंग के अंदर नहीं खुलता। इंशाल्लाह ताला हम इसको भी जो मॉर्निंग में। सर आप लोग वहां पर काम कर रहे हैं तो इसके लिए आप लोग क्यों नहीं जस्तजू कर रहे हैं, कोई लेटर क्यों नहीं बाकायदा तौर पर दे रहे हैं कि मॉर्निंग में सेशन जरूर रखा जाए? सर मॉर्निंग का शेड्यूल कौन रखेगा? हैदराबाद में हॉकी जो होती है, अब हॉकी का हाल इस टाइम ये 1 साल से कि हफ्ता एतवार को यहाँ हॉकी होती है। ये छोटे छोटे बच्चों का जो कैंप अभी इन्होंने लगाया था वो भी खत्म हो गया। अभी हॉकी इधर भी नहीं, ग्राउंड तकरीबन मेरा ख्याल है कि खाली पड़ा हुआ है। छोटे छोटे बच्चे हैं जो खेल रहे हैं, थोड़े से कुछ ही बच्चे, कोई 14 या 12 के करीब जो है सीनियर प्लेयर जो है वो साइड में खेल रहे हैं, इससे ज्यादा कौन सी हॉकी हो रही है? बिल्कुल कुछ हॉकी नज़र नहीं आ रही। हॉकी का म्यार शायद गिरता जा रहा है। हमें इस हॉकी को उठाना है एक दफ़ा फिर और अपनी पाकिस्तान के सब ज़िलाली परचम को, जिस तरह माजी में बड़ा ज़बरदस्त पाकिस्तानी हॉकी टीम परफॉर्मेंस देती थी, हमारी भी दुआ है कि एक दफ़ा फिर वैसे ही परफॉर्मेंस हो और फिर हॉकी के लिए मज़ीद भी हम अपने शो पर भी बात करें। आसिफ साहब कुछ कह रहे थे आप? सर मैं ये कह रहा था कि हॉकी को उठाने के लिए हमें हॉकी के ग्राउंडों को उन लोगों से भरना होगा जो हॉकी खेलते हैं। हमें इधर जमे अफीर नहीं लगाना, हमें मीडिया के थ्रू रेटिंग नहीं लेनी, हमें ये नहीं बताना कि इतना बच्चा मैंने खड़ा कर दिया। हमें ये बताना कि मेरे पास अगर 14 लड़के हैं तो मैं 14 में से 4 भी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को देता हूँ, तो समझिए मैं अपना काम करके चला गया। आसिफ भाई फिर तो जो टीम जाती है उसके साथ हम देखते हैं कि 4-4, 5-5 कोचेज जा रहे होते हैं, उनको भी कमी करनी चाहिए फिर हमें। सर कोचिज की भरमार तो मुझे याद आया कि अभी पाकिस्तान के 7 कोचिज गए थे और एक अभी टूर्नामेंट हो रहा है मारीपुर पेट्रोलियम के नाम से जारी है वो टूर्नामेंट सर? जी मारीपुर के हिसाब से जो हो रहा है सर, उसके अंदर जो है 40 ऑफिशियल, यानी कि 40 ऑफिशियल और फौज, और वो भी फौज के अंदर। तो सर जिस मुल्क के अंदर 40 ऑफिशियल 6 टीमों को खिलाने के लिए पहुंचे हुए हैं और अपनी रोटियां जो है सीधी कर रहे हैं और अपनी गाड़ियां लगा रहे हैं, तो उस मुल्क में हॉकी थोड़ी होगी। उसमें ध्यानचंद, समीउल्लाह, कलीमुल्लाह, हसन सरदार, अख्तर रसूल ये थोड़ी पैदा होंगे, तो फिर उसके अंदर गाड़ी बनाने वाले पैदा होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ साहब आपका वीनस स्पोर्ट्स में टाइम देने का। आसिफ साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद थे, बड़ी तज़्ज़िये के साथ जो है हॉकी के हवाले से बात कर रहे थे। इस वक्त अब मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मज़ीद जारी रखते हैं।
वक्फे से पहले हम बात कर रहे थे पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के हवाले से और फिर पाकिस्तान हॉकी टीम के हवाले से। मोहम्मद आसिफ साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद थे हैदराबाद से। वो हमसे गुफ्तगू कर रहे थे हॉकी के हवाले से। थोड़ी बात है क्रिकेट की, दोबारा आ जाते हैं। वहाब रियाज ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। बड़ा ज़बरदस्त माजी में रहा, ज़बरदस्त बॉलिंग करते थे और जिस तरह उन्होंने बॉलिंग से हमने देखा कि बहुत से बैट्समैन को डराया, लेकिन आखिरी वक्तों में वो बाकायदा तौर पर जिस तरह उन्होंने बात की अपने आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर अबदीदा होते हुए नज़र आए। उन्होंने कहा कि मेरे कैरियर के अंदर इफ्तिखार अहमद ने जो अपना आखिरी 6 बॉलों पे 6 छक्का मारा, वो शायद ऐसा कैरियर के अंदर मेरे साथ कभी नहीं हुआ। इफ्तिखार अहमद ने नुमाइशी मैच में उनको 6 बॉलों पे 6 छक्के मारे थे। वहाब रियाज भी इसको एक्सेप्ट करते हुए नज़र आए और उन्होंने इफ्तिखार अहमद की तारीफ़ भी की और साथ साथ उन्होंने 2 प्लेयर्स के हवाले से बड़ा अहम गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर 2 प्लेयर्स की कमी नज़र आ रही है। उन्होंने जिस तरह माजी में भी अपने प्रोग्राम्स में अम्माद वसीम के हवाले से बात करते हुए नज़र आते थे कि अम्माद को टीम में शामिल होना चाहिए था, लेकिन वो होते हुए नज़र नहीं है। और साथ साथ हारिस सुहेल के हवाले से भी उन्होंने कहा कि हारिस सोहेल भी टीम का हिस्सा होना चाहिए थे, लेकिन वो भी इस टीम में मौजूद नहीं। इस पर भी बात करेंगे जावेद इकबाल भट्टी साहब से। जावेद साहब क्या कहेंगे? 3 चीज़ें उन्होंने बड़ी अपनी गुफ्तगू में आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई, जो खेलों से हवाले से वो कर रहे थे और अपनी रिटायरमेंट के हवाले से करते हुए दिखाई दिए। माजी बड़ा ज़बरदस्त था, काफ़ी तेज़ बॉलें करते थे, काफ़ी ऑस्ट्रेलियन बैटर्स को काफ़ी डरा कर रखा उन्होंने। फिर आखिर पाकिस्तानी बैटर्स है, इफ्तिखार अहमद ने एक नुमाइशी मैच में उन्हें 6 बॉलों पे 6 छक्के मारे और फिर 2 बातें उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट की कि टीम के अंदर 2 प्लेयर्स को ज़रूर होना चाहिए। क्या कहेंगे उस पर? मोइन भाई माशाल्लाह वहाब रियाज का जो कैरियर था, 15 साल कैरियर, शानदार कैरियर था। बहुत पाए का बॉलर था, लेफ़्ट आर्म बॉलर था और बाहर तो कमाल की उसकी जो बॉलिंग थी बाहर की पिचेस पे। ऑस्ट्रेलिया में 2023 के वर्ल्ड कप में जो शेन वास्टन को 2023 के वर्ल्ड कप गलत कह गया, लेकिन ये शेन वास्टन का जो स्पेल था वो उसको खेलना, शेन वास्टन ने कभी भी कोई भी इतना बॉलर नहीं देखा होगा जो वहाब रियाज ने। ये यादगार स्पेल था वहाब रियाज का। अगर पूरे कैरियर में जाए तो मुझे तो यही सबसे अच्छा लम्हा लगता है कि दहशत बैठ गई थी बैट्समैनों पे उसकी। लेकिन ये है कि उन्होंने जो मैचेस खेले, तकरीबन 91 वनडे खेले हैं और उसमें तकरीबन 120 विकेट हैं और तकरीबन 87 टेस्ट हैं। खैर 120 या 27 टेस्ट खेले, 83 विकेटें उसमें और 36 T20 में 34 विकेटें हैं। तो कैरियर बहुत शानदार था। और फिर आपको पता है क्रिकेट से रिटायरमेंट लेना और आखिरी लम्हात में जज्बाती तो बंदा हो जाता है। और उन्होंने अपने आखिरी जो उन्होंने ख़िताब किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में जज्बाती हो गए और फिर उन्होंने जिस तरीके से बताया कि इफ्तिखार अहमद ने जो नुमाइशी मैच में 6 छक्के मारे थे। ये तो क्रिकेट है, बॉलर्स को ही छक्के लगते हैं और बैट्समैन ही मारते हैं छक्के, ये तो कोई नहीं, ये तो एक तफरी में बात कर गए। लेकिन उन्होंने ख़ास जो अपने आकिब, जावेद, वक़ार, यूनुस और मोहम्मद अकरम जो फास्ट बॉलर थे उनका बहुत शुक्रिया अदा किया। और फिर उन्होंने जो सरफराज अहमद की कप्तानी के बारे में कहा है कि सरफराज अहमद की कप्तानी में खेलने में बड़ा मज़ा आया। तो इनका कैरियर 15 साल कैरियर इख्तिताम हो गया। लेकिन ये है कि वो दुनिया को एक्शन में नज़र तो आते रहेंगे, क्योंकि आपको पता है लीग्स तमाम दुनिया में हो रही है और लीग्स वो खेलते रहेंगे। और आगे मुझे लग रहा है कि तकरीबन ये क्रिकेट जो है लीग्स ही ज़्यादा चलेंगी। तो ये सारी चीज़ों को लेके उन्होंने सही टाइम पे रिटायरमेंट ले लिया। अच्छा, सही टाइम में रिटायरमेंट ले लिया। हारिस सोहेल और क्या नाम है, बाकायदा तौर पर अगर हम देखें तो उन्होंने दूसरा नाम जो हमारे लिए चॉइस किया था कि अम्माद वसीम को टीम में ज़रूर होना चाहिए। तो क्या कहेंगे इन दोनों प्लेयर्स के हवाले से? मैन भाई हारिस सोहेल का तो नहीं है क्योंकि नए लड़के आ गए हैं, उनकी जगह तो फिल कर दी। हाँ, अम्माद वसीम का था, जिस तरीके से उन्होंने थ्रू आउट परफॉर्म किया है T20 से और अपनी PSL से परफॉर्म करता जा रहा है और हम आप सभी यही समझते थे कि अम्माद का नाम होगा। लेकिन बात वहीं आ रही कि मुकाबला इतना सख्त हो गया है बॉलर्स में, ऑलराउंडर्स में, कि सिलेक्ट करना, जो सिलेक्शन कमेटी तो छोड़ें, अगर आपने सिलेक्ट भी कर लिया तो हतमी 11 जो 11 हैं वो खिलाना ही बड़ा मसला बन रहा है।
तो वहाब रियाज ने अपनी जगह ठीक है, उनको कहा कि होना चाहिए टीम में। हम भी कहते हैं अमाद को जिस तरीके की उसकी परफॉर्मेंस थी होना चाहिए था टीम में, लेकिन जिस तरीके से मुकाबले का रुझान चल रहा है वहाँ देखें शादाब खान है, नवाज है और उसामा मीर है। उसामा मीर देखें एक नए रूप में दी 100 में खेल रहे हैं, तो एक ऑलराउंडर के रूप में सामने आ रहे हैं, स्कोर करके दे रहे हैं, और शादाब ने भी बहुत स्कोर किया है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं मुझे लग रहा है कि इन्हीं वजह से जितने ऑलराउंडर्स टीम में आ गए हैं, तो अमाद का आना बन नहीं रहा था। सिलेक्शन कमेटी ने यही सोचा होगा, और मेरी आपकी तो यही ख्वाहिश है कि भाई उनको भी टीम में होना चाहिए था। जाहिर है जो मेहनत करता है, जो परफॉर्म करता है, उसे उसका सिला मिलना चाहिए। तो हमारी तवक्का थी कि वो आएंगे, एशिया कप भी खेलेंगे, इवन के मकसद उन्होंने तो कह दिया कि मैं वर्ल्ड कप भी खेलूंगा। लेकिन ये कि देखें चल रहा है, हो सकता है कि पीसीबी किसी दिन भी उनको कॉल कर ले और उनका नाम आ जाए। अच्छा, नाम आने की बात हो रही है। दूसरी तरफ जो है वहाब रियाज ने ये कहा कि मैं सियासत में नहीं आऊँगा। अभी अगर हम देख लें तो बाकायदा तौर पर वज़ीर के स्पोर्ट्स वज़ीर के हैसियत से वो काम कर रहे हैं। जब उनसे सवाल किसी साहब ने कहा कि आने वाले इलेक्शन में वो इलेक्शन लड़ेंगे, तो उन्होंने इनकार कर दिया। क्या कहेंगे इस पर? नहीं मोइन भाई, जिस तरह क्रिकेट एक नशा है ना, वो आपको पता है क्रिकेट कितना बड़ा नशा है। जो खेलते हैं आज भी 55 वाली, 40 वाली, 60 वाली वेटरन हो रही, वो खेल रहे हैं, ग्राउंड नहीं छोड़ रहे। तो इसी तरह सियासत भी एक नशा है। अब देखें ना, जिस दिन बारिशें हो रही थी लाहौर में और वहाब रियाज जब गाड़ी में गया था लोगों पे छींटे मारता हुआ, तो इसका एक अलग नशा है। तो ये मुझे लग रहा है कि सियासत में आएंगे, इलेक्शन लड़ेंगे, ये जितने दिन निगरान गवर्नमेंट में रहेंगे तो इनके जो है ना होप बढ़ती जाएगी सियासत में आने की। और हो सकता है अगर ये सियासत में है तो स्पोर्ट्स के हवाले में जो है हमें फ़ायदा हो जाए। अगर सियासत में अच्छी सियासत करते हैं, जो नज़र आ रहे हैं अच्छी सियासत कर रहे हैं, वो तो उन्होंने खाली एक इशू बना दिया था बारिश वाले दिन, जो उनकी गाड़ी से थोड़ा सा पानी उड़ गया था, वो तो बेचारा खुद गया था देखने के लिए, और मीडिया को तो आपको पता कि कुछ चाहिए उन्होंने लगा दिया मसाला लगाकर। तो ये है कि अगर वहाब रियाज सियासत में आता है तो खेलों के हवाले से जो हमारे बच्चों के लिए बहुत अच्छा साबित होगा। और मैं तो यही चाहूँगा कि अब उनको इलेक्शन लड़ लेने चाहिए, अब तो उन्हें तजर्बा हो गया सियासत का। अच्छा चले, तजुर्बा हो गया सियासत का, क्रिकेट पे बातें हो गई थोड़ी, जिस तरह हम हॉकी पे बात कर रहे थे, और हॉकी फेडरेशन को बाकायदा तौर पर तहलील कर दिया गया है। क्या कहेंगे इस पर? भी आसिफ साहब से भी बात हो रही थी इस पर, क्योंकि हमने देखा 1 साल के अंदर अच्छा काम कर रही थी, लेकिन एडॉक की सूरत में वो काम कर रही थी। बहुत सी निशानदेहियाँ आसिफ साहब भी कर रहे थे कि जो स्कॉटनी का अमल हुआ है वो किसी जगह पर हम देखें बस अड्डे पे और मुख्तलिफ जगहों पे इश्यूज़ के हवाले से बात कर रहे थे। वो क्या कहेंगे इस पर? भाई इस पे देखें, जिस तरह से आसिफ भाई कह रहे थे, वो तो मकसद इतना बता रहे थे कि जो भी है आसिफ भाई को ज़्यादा इल्म है। मकसद ये जो कमेटी बैठी हुई थी, या हैदर भाई थे या और स्टाफा खोकर साहब थे, इनको ज़्यादा है। आसिफ भाई तो इस तरीके से बता रहे थे। जैसे इस पर मजीद भी बात करेंगे। हॉकी पे हमें बाकायदा तौर पर अय्याज महमूद साहब ने ज्वाइन कर लिया टेलीफोन लाइन पे। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं, 1984 के लॉस एंजलिस में उन्होंने ये मेडल हासिल किया था। अय्याज साहब बहुत बहुत शुक्रिया वीनस स्पोर्ट्स में टाइम देने का। क्या कहेंगे, बहुत कुछ होता रहा हॉकी में, आपने बहुत से ऐसे लोगों को भी देखा इस सीट पर काम करते हुए, लेकिन बहुत से लोगों ने कुछ बेहतरी की तरफ तो जरूर काम किया हॉकी के लिए, लेकिन बहुत से लोगों ने हॉकी जो हमारा एक कौमी खेल हुआ करता था, जहां माजी में जो है सब हिलाली परचम को दुनिया भर के अंदर रोशनाश कराते थे, आप भी पेश रहते थे। क्या कहेंगे, वो दौर अब खत्म हो गया, नए दौर के नए लोग आ गए, लेकिन हॉकी हमारी बेहतर होती हुई नजर नहीं आई। देखें, 2-3 चीजें हैं जहां पे कोई भी फेडरेशन हो उसको स्टेप जो लेने चाहिए, वो ये है कि आप पहले तो एक डिसाइड कर लें कि आपका कोचिंग पैनल कौन सा है, ठीक है। उसको आप टारगेट दें, 2 साल का दें, 3 साल का दें। अगर 3-3 महीने में और 2-2 महीने में आपने कोचेस चेंज करने हैं तो फिर रिजल्ट यही होगा, ठीक है। एंड प्लस ये कि जो सीनियर प्लेयर्स हैं उनको भी देखना चाहिए कि अगर वो इतने सीनियर हो गए हैं जहां पे वो इंटरनेशनल लेवल की फिटनेस मेंटेन नहीं कर सकते, तो उनको भी खैर बात कह देना चाहिए। अगर वो खैर बात नहीं कह रहे तो सिलेक्शन कमेटी उनको खैर बात कह दे, क्योंकि ये अब इस किस्म के डिसीजंस आपको लेने पड़ेंगे। अगर नहीं लेंगे तो जो रिजल्ट आ रहे हैं ऐसे ही आते रहेंगे। अय्या साहब लिए तो थे अजवान शाह में, 7 से 8 प्लेयर्स को बाहर किए थे, उसके बाद टीम ने अच्छा परफॉर्म किया, उसके बाद 12 साल के बाद आपने सिल्वर मेडल हासिल किया। स्टेप तो लिए थे सर, स्टेप्स लिए थे, लेकिन उसके बाद फिर हुआ क्या, हम असल में
हम अपने कोचेस को अंडर एस्टिमेट करते हैं। प्रॉब्लम हमारा ये है। मैं आज भी वसूख, आपने वहां के असिस्टेंट कोच मोहम्मद अली को, जो पाकिस्तान हॉकी टीम के साथ मुंसलिक थे, उसे बाहर कर दिया, फिर नए कोचेस को आपने हायर कर लिया। नहीं सर, मैंने नहीं किया, जिस तरह फेडरेशन ने कहा, क्योंकि मैं तो देखें गोरे कोई भी फॉरेन कोच हो मैं उसके खिलाफ हूं। उससे बेहतर यह है कि आप अपने कोचेस को बाहर भेजें, उनको इंटरनेशनल इवेंट्स पे भेजें। अगर आपकी टीम नहीं जा रही तो उनको भेजें कि वो जाके वहां पे जो इंटरनेशनल लेवल की आज हॉकी हो रही है उससे वहां से वो एक्सपीरियंस लें और लाकर उन लड़कों को वो ट्रेनिंग कराएं। यहाँ पर अपने डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को ठीक करें। अपने डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को हम ठीक नहीं करते। हम कह रहे हैं कि जी इंटरनेशनल लेवल पे डोमेस्टिक हॉकी तो खेल लें, इंटरनेशनल तो हम खेल ही लेंगे। ये बहुत सी चीजें हैं जो करेक्टिव मेजर्स लेने पड़ेंगे। आपने कोचेस की बात की है यार साहब, अब तो देखते हैं कि माजी में जितने भी ओलंपियंस हैं वो दीगर ममालिक में जाके कोचिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले दिनों अगर हम बात करें, बड़े जो हॉकी फेडरेशन ने अदनान जाकिर को तलब किया, वो भी इस टीम को देखकर वापस अधूरा छोड़कर चले गए। क्या कहेंगे इस हवाले से? देखें, अगर वो गए होंगे तो पहले तो आप उनको पूछें कि क्या रीजन थी जिसकी वजह से वो छोड़ के गए। ठीक है, टीम सिलेक्शन का रीजन था, मैं क्लियर कह रहा हूं, टीम सिलेक्शन का रीजन था वो। हाँ तो ठीक है सर, देखिए कोच की मर्जी है। जिस तरह हम कहते हैं कि जी जब फॉरेन कोच आता है तो जो ये कह रहा है वो करें। अगर आपका कोच की एक डिमांड है एक प्लेयर की, क्योंकि टारगेट आपने उस कोच को दिया हुआ है, ठीक है, आपने उस कोच को टारगेट दिया है कि आपने ये रिजल्ट लाना है, तो वो कह रहा है कि मुझे XYZ कोई भी प्लेयर चाहिए तो आप उसको दे दें। हाँ बिल्कुल देते हैं। अच्छा, थोड़ी सी बात है बाकायदा तौर पर हम निकल रहे हैं, जो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन वज़ीर आज़म की हिदायत पर पाकिस्तानी स्पोर्ट बोर्ड ने तहलील कर दी है, इस हवाले से क्या कहेंगे? अगर हम देखें तो कुछ काम अच्छे ज़रूर हुए, लेकिन फिर हॉकी वहीं आकर खड़ी हो गई जो हम माजी में देख रहे थे। देखिए, ये एक टग ऑफ वॉर है। अनफॉर्चुनेटली इसमें हो क्या रहा है कि हॉकी हमारी खराब हो रही है। ये एक दूसरे की कुर्सी खींचना, और एक सेक्रेटरी आ रहा है, दूसरा सेक्रेटरी आ रहा है, तीसरा सेक्रेटरी आ रहा है, ये इस चीज ने ही हमें खराब किया है। और मेरी दुआ यही है कि अल्लाह ताला कोई हिदायत दे इन सबको कि हॉकी है तो हम सब हैं। आज भी मुझे आपने चैनल पे बुलाया है तो हॉकी की वजह से बुलाया है। बिल्कुल ऐसा ही। अगर मैं हॉकी परफॉर्म नहीं कर रही है तो आपने मुझे बुलाया। हमारी तो दुआ ये है कि हॉकी बेहतर करे, कि आप हमें सारे चैनल्स पे बुलाया जाए कि हॉकी बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही है, क्या रीजन है, हमने कौन से करेक्टिव मेजर्स लिए हैं जिसकी वजह से आज हॉकी बेहतर हो गई। तो हमें आगे की तरफ जाना है। बाकी तनकीद है, तनकीद हम करते रहे, हम करते रहते हैं, करते रहेंगे। तो तनकीद बजाय तनकीद नहीं होनी चाहिए। मेरे ख्याल है जब बात हो तो सच्ची बात करनी चाहिए जिसका सर पैर हो। और ऐसी बात नहीं है कि आपके पास टैलेंट नहीं है पाकिस्तान में, आपके पास बड़ा टैलेंट है। अभी आपके पास आपको पता है कि आपके 10 लड़के जो हैं वो यूरोप चले गए थे, वो नहीं आए, तो हमने 10 लड़के नए ऐड कर लिए थे। उन बच्चों ने जाके परफॉर्म किया। हाँ, जहां पर उन बच्चों की गलती थी, जो बच्चे वहां यूरोप में रह गए, आई एम श्योर कि उनके फाइनेंशियल इश्यूज होंगे। और जो हम सबको पता है कि जो हम लोगों को, हमारे बच्चों को पहले नौकरियां मिलती थी, हमें नौकरी मिलती थी, अब वो नौकरियां कहाँ हैं? वो लीग खेल के ही हम बच्चे हमारे कमाएंगे ना। याद साहब, फिर अगर हम देखें तो स्कॉटनी, जो क्लबों की स्कॉटनी होती है, उस पर बड़े मामलात इस फेडरेशन पे उठते हुए दिखाई दिए। अब जो नई एडॉक आएगी वो बाकायदा तौर पर शफाफ, अल्लाह करे कि शफाफ स्कॉटनी कराते हुए नजर आए क्लबों की, तो शायद कुछ बेहतरी नजर आए। लेकिन हमने जो माजी में देखा, जो स्कॉटनी हुई है क्लबों की, वो शायद ऐसी नहीं थी कि जिसके बेस पर जो है क्लब रजिस्टर्ड होते। सर मैं तो कहता हूँ, देखें, आपने अगर स्क्रूटनी करनी है, जो भी करना है, पहली तो बात यह है कि सारी फेडरेशन रिवैम्प होनी चाहिए। आप कोई बड़े अच्छे इंडस्ट्रियलिस्ट को रखें जो आपको फाइनेंशियली हेल्प कर सके, आपको बैंक्स को रखें। आपको ये पूरा बोर्ड अपना चेंज करना पड़ेगा, वरना एक आएगा एक जाएगा और हालात ऐसे ही रहेंगे। फंड्स नहीं होंगे, आप टीम बाहर भेज ही नहीं सकते, आप कैंप नहीं लगा सकते। वो तो देखिए, तनकीद करने के लिए 10 चीजें हैं, बट व्हाट आई फील इज के हमें तनकीद भी ये करनी चाहिए कि अगर फेडरेशन कोई सी भी आ जाए, आप किसी को भी ले आए, अगर फेडरेशन, किसी भी फेडरेशन के पास पैसे नहीं होंगे तो कैंप कैसे लगेगा? आप कैसे जाएंगे? आप डोमेस्टिक सेक्टर के ऊपर, डोमेस्टिक हॉकी के ऊपर हम
लेकिन इन मामलों पे अगर आप देखें तो हैदर हुसैन साहब जो है बाकायदा तौर पर फंड लाने के माहिर करार दिए जाते हैं, और जिस तरह उन्होंने माजी में भी टीमों को भेजा फंड ला के आखिरी वक्त तक जो है हम देखते थे कि टीम नहीं जा रही, लेकिन आखिरी वक्त तक वो कोशिश में लगे रहते थे, किसी ना किसी तरह फंड रिलीज कर वो टीमों को भेजते थे, फिर सिंध गवर्नमेंट हेल्प करती हुई नजर आती थी। सर देखिए, मेरा कहने का मकसद यही है कि ये तो एक इंडिविजुअल पे आ गए ना, चाहे वो हैदर हो, चाहे वो ब्रिगेडियर साहब हो, चाहे वो XYZ कोई भी हो, फंड्स लेकर आ रहे हैं। आपके पास एक पूरा एक कैलेंडर होना चाहिए जिसके अंदर आपको पता होना चाहिए कि आपके पास कौन सा स्पॉन्सर है जो आपको स्पॉन्सर करेगा, इस टूर पे कौन होगा। आपके पास 2-2, 3-3 साल के कॉन्ट्रैक्ट होने चाहिए, ठीक है। हम हर टूर के ऊपर एक नया, हमारे पास एक इस हालात पे कौन स्पॉन्सर करने को तैयार होगा याद साहब हॉकी के लिए? आप बता दें, आप तो ओलंपियन हैं। मैं आपको एक बात बताऊंगी, है तो बड़ी कड़वी बात, लेकिन क्योंकि आपने मुझे अपने चैनल पे लिया है तो मेरा फर्ज बनता है, हक बनता है कि मैं सीधी बात करूं। आपकी फेडरेशन की क्रेडिबिलिटी ही नहीं है। जब आपकी क्रेडिबिलिटी नहीं होगी तो कौन देगा आपको? ये इंडिविजुअल बेसिस पे मिल सकता है आपको, लेकिन जो भी जब आप मार्केट में जाते हैं और जब आप स्पॉन्सर ढूंढते हैं तो स्पॉन्सर को चाहिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग, उसको शॉर्ट टर्म नहीं चाहिए, उसे लॉन्ग टर्म प्लानिंग चाहिए। वो आपको बताता है कि आप मुझे बताएं 5 साल का प्लान दे कि आपने क्या करना है, आपके कौन से इवेंट्स है, आपने कितने कैंप लगाने, कितने इंटरनेशनल मैचेस खेलने हैं। बातें करने के लिए तो हम सब करते रहते हैं, लेकिन जो करेक्टिव मेजर्स हैं वो कोई नहीं ले रहा। वो कहता है कि उसको हटाओ, मुझे लगा दो। ये तरीका कार नहीं है, ये इस तरीके से और डैमेज होगी, और डैमेज होती हुई नजर आएगी। अभी हाल ही की बात कर लें, अब जो इस वक्त टूर्नामेंट पाकिस्तान के अंदर जारी है हमारी पेट्रोलियम में, उसमें हम देखते हैं कि जो 6 टीमें हैं अयाज साहब, उसके लिए 40 ऑफिशियल्स हैं। क्या कहेंगे इस पे, इस टूर्नामेंट के हवाले से भी? सर तो देखें, ये तो मैं आजकल आप इंटरनेशनल इवेंट पर जब जाते हैं तो आपके साथ एक टीम जो मेंबर्स हैं वो 18 लोग होते हैं, 18 प्लेयर्स होते हैं, ठीक है। लेकिन उसके साथ एक पूरा कोचिंग पैनल होता है, उसके साथ एक डॉक्टर होता है, एक फिजियो होता है, एक साइकियाट्रिस्ट होता है जो लड़कों को मोटिवेट करता है। ये सारी चीजें तो है। हम तो जो लेके जाते हैं बस अपने, अब आप चैनल पे मेरे से पूछ रहे हैं तो वो हमारे पास वो क्वालिटी लोग ही नहीं होते जिनको हम लेके जाते हैं साथ। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया याद साहब, आप हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद थे। विनेस स्पोर्ट्स को आपने टाइम दिया। यकीनन गाय बगा आपसे मजीद भी हॉकी के हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। इस वक्त हमारे पास जो है प्रोग्राम में टाइम कम है। बहुत शुक्रिया याद साहब आपका। जावेद इकबाल भट्टी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सबसे लाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें, लेकिन जाते जाते एक पैकेज जरूर देखिएगा जो हम बाकायदा पाकिस्तान स्पोर्ट राइटर फेडरेशन के सदर अमजद अजीज मलिक को सदारती अवार्ड नामजद किया गया है, उनके हवाले से हमने एक छोटा सा पैकेज तैयार किया, वो पैकेज देखें। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का पाकिस्तान स्पोर्ट्स राइटर फेडरेशन के सदर अमजद अजीज मलिक के लिए प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड का ऐलान। स्पोर्ट जर्नलिस्ट की खिदमत का एतराफ है। 16 किताबों के मुसन्निफ अमजद अजीज मलिक वर्ल्ड स्पोर्ट जर्नलिस्ट फेडरेशन एशिया के सेक्रेटरी जनरल भी हैं। अमजद अजीज मलिक की खिदमत नाकाबिले फरामोश हैं। अमजद अजीज मलिक 48 साल से दुनिया भर में अमन के सफ़ीर की हैसियत से स्पोर्ट जर्नलिस्ट की नुमाइंदगी कर रहे हैं। अमजद अजीज मलिक सदारती अवार्ड हासिल करने वाले पाकिस्तान के दूसरे स्पोर्ट जर्नलिस्ट हैं।